Yeah. नहीं 5 जो आपने मंगवाई है वो और क्यों मतलब आइटम ही और है या क्या और है मतलब क्या चीज़ और है? हाँ, प्राइस का डिफरेंस तो देखें अकाउंटिंग का कंट्रोल है उससे आइटम का सप्लाई चेन के एलिमेंट्स तो जी, मतलब सवाल क्या है आपका? सही है। नहीं, ये पता नहीं चलें खैर सवाल आगे चलें बताएं फिर क्या होना चाहिए मतलब होना क्या चाहिए ये बताएं। अच्छा ये वाली प्राइस है। हाँ देखें बुनियादी तौर पे अभी आप ना सेल ऑर्डर पे खड़े हैं सेल ऑर्डर एक सेलिंग साइकिल का डॉक्यूमेंट है और ये जो रेट्स हैं ये सेलिंग रेट्स हैं कॉस्टिंग रेट नहीं है ठीक है और ये पूरा जो प्राइसिंग का मैकेनिज्म है ना वो सिस्टम इस तरह से कंट्रोल करता है कि ये आइटम है आइटम की ये प्राइस लिस्ट है और ये आइटम प्राइस एक प्राइस लिस्ट के अंदर है और इस प्राइस की करेंसी है आप समझ रहे हैं देखिए पूरा मैं दोबारा से बताता हूँ आइटम मास्टर पे बना हुआ उसकी आइटम की प्राइस आइटम प्राइस इटसेल्फ एग्जिस्ट करती है फाइन करनी पड़ती है प्राइस लिस्ट के अंदर और प्राइस लिस्ट करेंसी बेस्ड कंट्री बेस्ड टेरिटरी बेस्ड या सेल पर्सन बेस्ड होती है आप समझ गए और ये चीज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ओरिएंटेड है यानी जाहिर सी बात है ये आइटम इतने का एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट और ये प्राइस है अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज होगा तो रेट भी चेंज होना चाहिए अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट देखिए यहाँ आपको उधर नहीं आ रहा वो यहाँ अंदर है आप तो सेम उसी बाहर ले तो ये देखिए यू एम ये रहा तो यहाँ बाहर ले इसको उठा के यहाँ से ये ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं क्वांटिटी के साथ लेके आए क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए और इसकी विड्थ एक कर दें क्योंकि इतना कोई बड़ा चौड़ा कॉलम आपकी ज़रूरत नहीं है तो छोटा सा कॉलम है इसको छोटे से कॉलम को छोटे से यानी दो करने की ज़रूरत नहीं है देखें ये दो दो हुए हैं ये एक हुआ जी क्या कह रहे हैं ठीक है सही है हाँ चलें मैं आपका सवाल मैं समझ गया आपका सवाल बहुत शुक्रिया आप मैं समझ गया जी जी ठीक है अब देखिए सेल ऑर्डर है ना ये अभी हमने परचेजिंग साइकिल तो ट्रिगर ही नहीं किया अभी हम कस्टमर ऑर्डर कंफर्मेशन दी है जो कि पीओ के अगेंस्ट में हमने अभी ठीक है तो अब आप यहाँ से ट्रिगर करें क्या कहते हैं रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट जो कि ये रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट को फिर आप अपने आरएफक्यू पे ड्राइव करेंगे तो जैसे ही देखें आप इसको पुश करते हैं यानी मटेरियल रिक्वेस्ट को तो वो तमाम आइटम्स यहाँ पे सारे लाइनअप हो जाते हैं ये मटेरियल रिक्वेस्ट हकीकत में परचेज की रिक्वेस्ट है देखें यानी इसकी पर्पजेज है ना बुनियादी तौर पे तो ये परचेज के परचेज के पर्पज सर्व कर रहा है सेम सारा डेटा सब ऑटोमेटिकली फिल हो गया और आप इसको सेव करें सॉरी ये रिक्वायर बाय डेट डालें ये कब तक चाहिए यानी आप कब बना रहे हैं और कब आपको ये तमाम आइटम्स चाहिए सेम डेट वही जैसे देखें आइटम्स पे यहाँ तमाम यहाँ से खुद ड्राइव हो जाता है लेकिन अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जाके हर लाइन को अलग अलग डिफाइन करना चाहें तो अलग अलग लाइन भी डिफाइन हो सकती है क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट अभी रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट इन हाउस डॉक्यूमेंट है आपका
ये आप अपने लिए बना रहे हैं, ये सेव किया आपने ड्राफ्ट पे, सेम वही जो रिकॉर्डिंग का फेज है ट्रांजेक्शनल बिल्कुल सेल ऑर्डर ही की तरह है। देखिए रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट भी वही नंबर जनरेट हुआ, ड्राफ्ट पे रिकॉर्ड गिरा, वही सेम स्टोरी साइड बार की और आपने फाइनली सबमिट कर दिया। इस स्टेज पे भी हकीकत में जब ज़रूरी नहीं कि आप सेल ऑर्डर देखें, यहाँ इस स्टेज पे भी वही चीज़ें अवेलेबल हैं कि ये वाला आइटम मेरा इस स्टोर में कितना पड़ा हुआ है कंपनी लेवल पे, और वो जो क्वांटिटी का जो लेके मैं आपको दिखा रहा था ना, वो चीज़ें यहाँ भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करती है, यानी और एक्चुअल क्वांटिटी का होता है स्टॉक इन हैंड है, और ये स्टॉक इन हैंड में सिर्फ इस वेयर हाउस की बात हो रही है, पर्टिकुलरली सिर्फ इस वेयर हाउस की बात हो रही है। यानी अगर आप वहाँ सेल ऑर्डर में, मेरे पास दो ऑप्शन थे कि एक क्वांटिटी वेयर हाउस में कितनी है और एक क्वांटिटी पूरी कंपनी में तमाम वेयर हाउसेस में, लेकिन इस मटीरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे ये जो एक्चुअल क्वांटिटी की फिर मैं अभी आपको दिखा यहाँ पे, उसको यहाँ से बाहर भी वही सेम तरीके से बाहर भी ला सकते हैं। खैर अभी आपने रिक्वेस्ट बनाई और रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया। अब आपको ये सवाल है कि भाई प्राइसेस कैसे कंट्रोल करेंगे, वो भी साथ लेके चलते हैं और साथ में परचेजिंग का प्रोसेस भी लेके चलते हैं। तो ये रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट बनाया, कितना आपको समझ में आ रहा है? देखिए मैंने आपको ये रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट है ना, हाँ देखिए ये यानी जैसे मैं मेरे ख्याल से कैंसिल करता हूँ, दोबारा से बनाते हैं ताकि आपका ये जो सवाल है उसका जवाब दे पाऊँगा। तो ये कैंसिल कर दें और कैंसिल रिकॉर्ड जो है वो लिस्ट में पड़ा, ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैंसिल रिकॉर्ड भी एक रिकॉर्ड ही होता है सिस्टम में, उसको यूँ पड़ा रहे वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम वापस सेल ऑर्डर पे चलते हैं और सेल ऑर्डर पुश करते हैं अपना, यहाँ से आप जाते हैं आपके सारे पेजेस स्टोर करके बैठा होता है ये वेब ब्राउज़र आपका। ठीक है, देखिए ये सेल ऑर्डर का डॉक्यूमेंट खुद से ही देखिए मैंने वो रीलोड हो गया ना, उसने मुझे दोबारा से ऑप्शन दिया। तो आप जैसे मैंने इसको पुश किया तो ये तमाम सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ गिर गया। फर्स्ट स्टेप में यहाँ क्वान्टिटी का कॉलम आप फ्रंट लाइन ताकि आपको सही से नजर आए। ये एक्चुअल क्वान्टिटी है, स्टॉक इन हैंड है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, अब मुझे इतने कैमरा जो है मुझे रिक्वायर्ड है, हकीकत में मेरे पास 0 है। लेट्स से यहाँ 5 होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको फिर 5 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ओनली 6 चाहिए। 5 तो ऑलरेडी आपके पास वेयर हाउस में पड़े हैं। यहाँ पे अगर 5 लिखा होता है मेरे पास तो मैं यहाँ रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट तेज़ी से यहाँ से देख के इस तरह से रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट चेंज कर सकता हूँ। यानी यानी ये इसका जो आपका सवाल है उसका ये जवाब है कि आप यहाँ से एक्चुअल क्वांटिटी को देखें इस वेयर हाउस में और उसे चेंज कर लें और उसे सेव सबमिट कर लें। तो फिर क्या होगा कि हकीकत में तो सेल ऑर्डर पे तो 11 क्वांटिटीज़ हैं जो आपको कस्टमर को रिफर्निश करनी है, लेकिन यानी आप सिर्फ अपनी परचेजिंग प्रोसेस को पर्पस सर्व करने के लिए सिर्फ 6 रन कर लें, क्योंकि आप सपोज कर रहे हैं कि यहाँ 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ना ये पाएंगे। तो ये तो हो गया रिक्वेस्ट। अब जी, जी। यहाँ पे 5 आपके पास हैं, लेकिन आप कस्टमर ने 11 पीस ऑर्डर किए। तो अभी ईआरपी को नहीं पता कि आपने हकीकत में 11 हो सकता है परचेज़ 11 ही करनी हो। आप मूड हो के चलो ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं और कुछ स्टोर में रख लेंगे। तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखना है अल्टीमेटली। तो अब मेरा मूड था कि नहीं, मुझे मेरे पास 5 हैं, तो मुझे सिर्फ 11 ही परचेज़ करने हैं।
तो 6 ही मैं परचेज़ करूँगा जो रिमेनिंग्स बनते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये यानी ये छोटे से यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ से देख कर यहाँ लिखना, सबमिट कर देना, तो ये इस तरह से रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब ये भी मटेरियल रिक्वेस्ट का इन हाउस डॉक्यूमेंट है जो कि हकीकत में सेल ऑर्डर बेस्ड है, यानी कि आप सेल ऑर्डर से आपने पुश किया, तो अगर आप गौर करें तो ये देखें रेफरेंस में ना वो सेल ऑर्डर का डॉक्यूमेंट लिंक हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये कनेक्शंस यहाँ पे नज़र भी आते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे यहाँ उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव सेल ऑर्डर पे भी ले जाता है। ठीक है, और सेल ऑर्डर खोलें, सेल ऑर्डर की शायद कनेक्शन भी ना यहाँ से मटेरियल रिक्वेस्ट का बना हुआ है, यहाँ ये देखें। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 आ रहे हैं रिकॉर्ड्स, और वो प्रोसेस यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसलिए 1 यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। 2 इसलिए आ रहे हैं कि अगर आप अभी आपको याद होगा कि हमने एक रिकॉर्ड बना के कैंसिल किया, तो ये भी कंसीडर हो रहा है, उसमें सिर्फ नंबरिंग में जो उसका काउंटर चलता है उसमें ये रिकॉर्ड भी कंसीडर हो रहा है। तो ये तो और आप मेनली यहाँ डिटेल के सेक्शन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये यानी देखिए ये एडवांस फिल्टर लगा है, यहाँ से इसे रिमूव करें। अब देखिए ये आपका रिकॉर्ड है, आप मटेरियल इसकी लिस्ट में खड़ा है, ये आपका पाथ है, ये होम का बटन है, स्टॉक के मॉड्यूल में आप मटेरियल इसके डॉक्यूमेंट पे खड़ा है, और उसमें ये काउंटर है कि आप कितने रिकॉर्ड नज़र आ रहे हैं, 2 ही नज़र आएंगे। आमतौर पे पहले पेज पे 20 रिकॉर्ड नज़र आते हैं, फिर आपको फर्क रिकॉर्ड देखने हो तो आपको लोड करने पड़ते हैं। ठीक है, ये इसका लिस्ट व्यू है, यानी आप जब जैसे बुक के शुरू में जैसे वो टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये वैसे ही है, यानी कि लिस्टिंग है उसकी। तो ये स्टैंडर्ड फिल्टर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इवन कि अगर यहाँ पे क्लिक करें तो क्लिक करने से ना ये स्टेटस का फिल्टर लग जाता है, यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे मैं पेंडिंग पे क्लिक करूँ तो मेरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली पेंडिंग का फिल्टर लगा देता है, जिसमें वो देखें वो क्या कंसिडर कर रहा है कि जो परसेंटेज ऑर्डर्ड है वो इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि सब मटेरियल रिक्वेस्ट अभी पीओ पे नहीं गई है और पेंडिंग पे खड़ी है। तो ये देखें मैंने अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल से मैं कैंसिल पे क्लिक करूँ, रिमूव करके दोबारा से करते हैं, मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, सिस्टम में एडवांस फिल्टर लगाया। फिल्टर की डेफिनेशन क्या है कि डॉक्यूमेंट स्टेटस इज इक्वल टू कैंसिल, तो आपको सिर्फ कैंसिल रिकॉर्ड ही नजर आएगी, यानी आपको अंदर जाने के लिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक नहीं करना है। और ये फिल्टर आपको समझा है एडवांस फिल्टर कैसे काम करते हैं। अब कैसे कि मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारी मटेरियल रिक्वेस्ट बना दी, अब आपको कुछ रिकॉर्ड ढूंढने होंगे, जैसे बहुत बड़ा डेटाबेस जाता है, तो डेटाबेस के साथ काम करने के लिए आपको फिल्टरिंग और सॉर्टिंग के क्राइटेरिया सीखने पड़ते हैं, क्योंकि ये इसमें जैसे एक्सेल में भी आप एक डेटा के साथ काम करें तो आपको पता है आपका डेटाबेस पहले क्लीन डिफाइन करने के बाद आपको उसको सॉर्ट और फिल्टर करना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आए कि डेटा रीडेबल या लेजिबल बन सके। तो वो काम कैसे यहाँ, या ये डेटाबेस है, ये इसके स्टैंडर्ड फिल्टर्स हैं या एडवांस फिल्टर्स हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ फिल्टर लगाऊँ, ये इस जगह ना ये फील्ड्स, ये वाली जो फील्ड है, इसमें वो तमाम फील्ड्स आती हैं जो कि हकीकत में इस फॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। ये देखें इस फॉर्म जो फॉर्म्स के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं कि ये उसका हेडर होता है, उस पे हेडर पे मौजूद तमाम फील्ड्स, और फिर एक आमतौर पे एक टेबल होते हैं, उन टेबल्स के अंदर ये मौजूद तमाम फील्ड्स, वो सब की सब यहाँ उनके अंदर मौजूद डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। देखिए मिसाल के तौर पे मैं अगर डेट का फिल्टर लगाऊं, ये सेक्शन डेट हकीकत में इसके पोस्टिंग डेट वाली फील्ड है, उसको लेके मैं यहाँ से क्राइटेरिया चूज़ करूँ कि मैं कौन सी मटेरियल रिक्वेस्ट को कौन से पॉइंट ऑफ टाइम में ढूंढना चाहता हूँ। तो ये इक्वस आपको पता है ये सिंगल डेट की बात हो रही है, यानी सिर्फ 22 जुलाई। तो मैंने फिल्टर लगाया तो देखें इस तरह से जो कि आज ही मैंने बनाया वो लेकर आ गया, लेकिन अगर मैं 15 जुलाई करूँ और फिल्टर लगाऊँ तो देखें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, यानी हकीकत में ये जो डेटा जिसको ढूंढने जा रहा है अंदर इस फिल्टर के बेस के ऊपर, वो हकीकत में ये फील्ड है जिस पे मैं एडवांस फिल्टर लगा। ये एक फिल्टर एक वक्त में लग सकता है, लेकिन ये आपको और मतलब कम्बिनेशन ऑफ फिल्टर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम मिसाल के तौर पे अब आप एक पर्टिकुलर आइटम को ढूंढना चाहते हैं, तो देखें अब उस आइटम के अंदर मिसाल के तौर पे हम ये वाला आइटम ढूंढते हैं FP 13x13 वाला, 13x3 वाला। अगर आप इसमें कैसे ढूंढेंगे कि यार मेरी कौन सी मटेरियल इसमें ये आइटम, तो आप यहाँ आके इसी ID वाले कॉलम में लिखेंगे आइटम नेम,
ये देखिए वो आपको ब्रैकेट के अंदर बता भी रहा है कि ये जो फील्ड आइटम है ये मटेरियल रिक्वेस्ट के आइटम टेबल के अंदर है, जहाँ लाइन आइटम यानी टेबल आइटम के जो टेबल ब्रैकेट के अंदर जो फील्ड है वो टेबल की फील्ड है, टेबल के नाम है मटेरियल रिक्वेस्ट आइटम। नहीं देखें अगर अंदर जाए तो ये देखिए ये आइटम का टेबल है और इस टेबल का नाम है मटेरियल रिक्वेस्ट आइटम, क्योंकि मटेरियल रिक्वेस्ट और आइटम, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करें और आइटम देखें और वो जो क्या था वो नाम ही भूलिए उसका, 13/3 कुछ करके था ना आइटम। लाइक का देखें, लाइक का फिल्टर लगाएंगे ना तो कुछ वो रैंडम यानी वाइल्ड कार्ड के तौर पर यूज़ करेगा, लेकिन अगर इसको मैं इक्वल्स करूँ तो ये इक्वल्स करने पे पूरा मेरा आइटम मास्टर पुल होता है, लेकिन पुल होगा वो यहाँ पे आइटम कोड, असल में जो है पूरा प्राइमरी की जो आइटम की है वो आइटम कोड। तो अगर मैं आइटम कोड पे इक्वल्स का क्राइटेरिया लगाता हूँ तो पूरा आइटम मास्टर पुल हो जाता है, सही है। और आइटम कोड के अंदर हकीकत में ये आइटम कोड, ये जो नंबर वाली फील्ड है ये है, यानी जो ऊपर बोल्ड में लिखी हुई है। आपको अगर कोड याद है तो कोड में भी आप लाइक का फिल्टर लगा सकते हैं, इस तरह से देखें वाइड वगैरह वाइल्ड कार्ड के तौर पे कुछ भी जो मिल जाता है आप लिखो, मैं ढूंढ के लेकर आऊँगा। तो देखें अब आइटम कोड में ना ये चीज़ नहीं लिखी हुई, ये चीज़ हकीकत में आइटम नेम में कहीं लिखी हुई है। तो आपको बस थोड़ा सा ये ज़रा देखना है, ख्याल करना है कि अब जब लाइक का फिल्टर लगाएंगे ना तो पुल नहीं होगा कुछ भी, हमेशा मास्टर यहाँ प्राइमरी की होनी चाहिए और वो इक्वल का फिल्टर लगा होना चाहिए, तो यहाँ पुल होगा। तो ये देखिए जब दूसरा क्राइटेरिया लगाया तो दोनों क्राइटेरिया में मीट हुआ है, यानी ये बीच में इसके एंड लगा हुआ है, यानी ये भी मीट हुआ एंड ये भी मीट हुआ, तो ये आपके दोनों रिकॉर्ड पुल होकर अच्छा ये दोनों फिल्टर इस तरह से, एडवांस फिल्टर इस तरह से काम करता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर ट्रांजेक्शन डेट के अंदर अगर आप गौर करें तो ये क्राइटेरिया में देखिए कितने स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ टाइम स्पैन के क्राइटेरिया देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, पूरा यानी पिछला पूरा मंथ, क्वार्टर, लास्ट सेक्शंस, लास्ट ईयर, कल की बात, फिर आज और फिर अगला पूरा साल और 6 महीने और क्वार्टर और सब बहुत कुछ, यानी तो यानी इस तरह से ना आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको अपना रिकॉर्ड नज़र आएगा। और क्या कहते हैं ये सॉर्टिंग क्राइटेरिया, ये फिल्टरिंग की बात होगी, ये सिंपल फिल्टर्स हैं, ये तो स्टैंडर्ड कि आपने सिर्फ परचेज़ की रिक्वेस्ट देखनी है तो आप परचेज़ लगाएं। यही सेम रिक्वेस्ट हकीकत में ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट भी बन जाती है, लेकिन अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड, अच्छा अब देखिए अभी तक हमने सिर्फ परचेज़ की रिक्वेस्ट बनाई है और अब देखिए अभी 2 फिल्टर लगे हुए हैं, ये भी लगा हुआ और ये भी लगा हुआ, दोनों फिल्टर लगे हुए हैं, दोनों क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया तो फिर कहीं मीट हो रहा है, लेकिन आपको रिकॉर्ड इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी हकीकत में परचेज़ रिक्वेस्ट है जिसके अंदर ये वाला इस आइटम नेम में कुछ मिलता जुलता ये वाला डेटा मौजूद है, क्योंकि लाइक का फिल्टर लगा। तो कुछ समझ में आ रही है मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ किंजल? हाँ देखिए असल में पता है ये ना का जो यूआई है ना उसमें नेविगेशन खुद एक इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। ईआरपीएस में बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें ना यूज़र लॉगिन तो कर लेता है लेकिन यूज़र को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो कहाँ खड़ा है और उसने क्या करना है, कहाँ जाना है और कहाँ क्लिक करना है। बाहर तो देखिए बहुत ईजी इंटरफेस है, लेकिन फिर भी अभी भी मैं आपको यूज़र बनाऊंगा तो आपको ना थोड़ा सा नेविगेशन में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा ये चीज़, और अदरवाइज यूज़र थोड़ा सा ना होता है, उसको ज़रा मसला होता है कि यार मुझे मेरा रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, तो रिकॉर्ड ढूंढते कैसे हैं, फिर ये चीज़ें इसी तरह से कही जा सकती हैं, जिस तरह मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यदि जिस तरह हमने सारी अभी मटेरियल इसके डॉक्यूमेंट को लेकर आपको मैंने ये चीज़ बताई। अच्छा देखिए अब ये बुनियादी तौर पर ना अगर अभी हम पाइंग पे क्लिक करें तो ये आइटम मास्टर, ये भी आपको बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ नजर आएगी, ये आइटम एक ही चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है, ये सिर्फ यहाँ लिस्ट आउट हुआ हुआ है और यहाँ बटन बना हुआ है, सेम मटेरियल इसका ये बटन बना हुआ है और यहाँ लिस्ट आउट हुआ है, एक ही चीज़ है, ये आप मतलब मिक्स मत करिएगा, ये हकीकत में सिर्फ यहाँ पे इंस्टेंट बड़ा बटन है, यहाँ छोटा नहीं उसका कनेक्शन छोटा सा दिया हुआ है, उसे लिस्ट आउट किया हुआ है, उसके सेक्शन अलग बनाए हुए हैं, यानी कि इस तरह से यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहीं पहुँचेंगे, ठीक है। और देखेंगे अब ये एक फिल्टर ये लगा और एक फिल्टर ये लगा, इसीलिए एक ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ क्लिक करें तो ये एडवांस फिल्टर भी रिमूव हो जाते हैं और
स्टैंडर्ड फिल्टर भी रिमूव हो जाते हैं इस तरह से। तो अभी तक हमने एक क्या बनाया, अभी हमने एक मटेरियल रिक्वेस्ट बनाई है जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है कि किस तरह से आप ये क्वांटिटी वाला काम करेंगे जैसे इस एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो आगे चलें या यहाँ पे कोई सवाल है? बाकी लोग हैं हमारे साथ, कौन कौन है आपके बॉसेस भी सच अभी आए थे, मैंने कहा पहले बाद में बात करेंगे। फहद और क्या नाम है, सलमान भी है ना हमारे साथ। आप लोग हैं हमारे साथ, सलमान और फहद? क्या है? तो यार हमने ट्रिगर किया है अपना 10 लोगों के साथ, उम्मीद है इंशाल्लाह लोग इस पर कॉप अप मैचअप करेंगे यानी कि लास्ट टाइम असल में पता क्या हुआ था मुझे, जो असल में कल भी मीटिंग में मैंने बात की थी ना, सारे लोगों को एक ही सेशन में जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिस्पेक्टिव और जो कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट मैनेजर है ना उसको ट्रेनिंग देंगे हम आईटी के लोगों के साथ बैठ के। तो उस नहीं, इसमें असल में इशू है थोड़ा सा मुझे, वो ये है कि थोड़ा कंसर्निंग लोगों के साथ हम काम करते हैं तो चीज़ें तेज़ी से अचीव हो सकती हैं। और डिपार्टमेंट मैनेजर को जी मैं ज़रा बात कर लूँ। नहीं, असल में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, देखिए अगर हम सिर्फ मैनेजर को बुलाएं मीटिंग में और मैनेजर ही को अकाउंटेबल बनाएं तो ना वो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से होगी। अगर मैनेजर खुद अपने स्टाफ को ला के बैठाएगा ना तो वो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो उसमें ना फिर वो ये होता है कि मैनेजर को हम अकाउंटेबल उस तरह बना नहीं सकते हैं और फिर वो उस तरह चीज़ें सीखता भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाते लोग, एक दूसरे पे फेंक रहे होते हैं। तो मैं तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपना कंसर्न आप लोगों को बता रहा था कि लास्ट टाइम जो हम इस चीज़ को लेके नहीं चल पाए उसके पीछे यही रीज़न था कि ना सब लोग सब मीटिंग्स में थे और किसी को कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो रिस्पेक्टिवली और कंसर्निंग लोगों को अगर एड्रेस करें और इन्हीं को बिठाएं, और सिर्फ आईटी के लोग, चूंकि आईटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए तो वो भी बिड़ सकता है। लेकिन मतलब मेरा एक कंसर्न है, बाकी आपकी मर्जी है, यानी मैं बाकी आप जिसको मर्जी बिठाएं। सलमान को बोलने दें, सलमान को बोलने दें। अच्छा चलें, खैर ये अभी मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट ठीक है। तो केंद्र देखिए ये डॉक्यूमेंट आपने बना लिया इस तरह से, अब इसको ना आरएफक्यू पे लेके आना। अब आरएफक्यू जो हमारे पास ना यहाँ असल में इस डॉक्यूमेंट को आगे पुश करने के ना मल्टीपल तरीके हैं कि मैं देखें मैं यहाँ से अगर मुझे पता है और ये वाला आइटम में एक डिफ़ॉल्ट, यानी देखें अगर मैं इस आइटम ये मेरे पास खुला हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ चला जाता हूँ तो मैं यहाँ परचेजिंग में इसको ना डिफ़ॉल्ट इसके डिफ़ॉल्ट सेट कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं ये आइटम किन किन सप्लायर से खरीदता हूँ और उन सप्लायर्स ये वाला मेरा आइटम कौन कौन सा सप्लायर से खरीदता हूँ और एग्जैक्टली कौन कौन सा सप्लायर किस किस नंबर से इस आइटम को आइडेंटिफाई करता है। ये चीज़ हम पीओ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं ताकि सप्लायर को आसानी हो उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। और ओनली कि ये दो मैंने टैग कर लिए, बल्कि यहाँ अकाउंटिंग में जाके मैं इस आइटम के ऊपर इस टेबल के अंदर इस आइटम के लिए मैं प्राइस लिस्ट और एक डिफ़ॉल्ट, उन दो में से एक डिफ़ॉल्ट सप्लायर को टैग कर सकता हूँ। तो जब आरएफक्यू करेंगे तो ये पर्टिकुलरली ये वाला सप्लायर को ऑटोमेटिकली सिस्टम सजेस्ट करेगा कि इसको पीओ देना चाहिए क्योंकि आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये इसका डिफ़ॉल्ट सप्लायर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी कि हकीकत में यहाँ अकाउंटिंग में एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा।
क्या हुआ? डेडिकेटेड सपोर्ट। हाँ। अच्छा। नहीं, मैं तो अपना कंसर्न बता रहा हूँ, फेलियर का रीज़न बता रहा हूँ कि फेलियर का रीज़न ये था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाग जाओ। मैं तो उनको हेल्प करना चाहता हूँ कि बात दोबारा फेल ना हो जाओ। नहीं है ऐसी मैनेजर है। चलो आगे। अच्छा खैर तो ये देखिए यहाँ हम आइटम मास्टर में थे और ये अकाउंटिंग का सेक्शन है का टैब है ये इसमें टैब कहलाता है। इसके अंदर है ये चीज़ यहाँ पे ना डिफ़ॉल्ट सप्लायर जो हम बात कर रहे हैं ये और इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह जो आप यहाँ मैच करना चाहें कॉस्ट सेंटर वगैरह अगर वो कुछ और यानी इस तरह के डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहें तो यहाँ अकाउंटिंग के इस टेबल में डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं आइटम डिफ़ॉल्ट के नाम के तौर तो क्या कहते हैं अब देखें यहाँ से ना आरएफक्यू ड्राइव करने के तो 3 तरीके हैं बनाए इधर पे उनमें से एक तरीका ये कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि भाई ये मैं आमतौर पे आइटम एक ही सप्लायर से परचेज करता हूँ मुझे रेट भी पता है अभी लास्ट टाइम भी मैंने 1 महीने पहले ही परचेज किया है तो डायरेक्ट कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको हर बार आरएफक्यू से ड्राइव करवाएं आप बराह रास्त सप्लायर कोटेशन भी बना सकते हैं और इवन नहीं कि बराह रास्त आपका पीओ भी बना सकते हैं और अभी स्टेटस क्या है डॉक्यूमेंट का पेंडिंग तो एक तरीका तो ये है दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको आरएफक्यू पे ले जाऊँ और आरएफक्यू से मल्टीपल सप्लायर्स को टैग करके उनसे कोटेशंस मांगूं वो मुझे कोटेशंस दें फिर मैं कोटेशन को कंपेयर करूँ ऑटोमेटिकली और सिस्टम खुद मुझे बताए और सिस्टम फिर खुद ही मुझे यानी खुद ही पीओस भी थ्रो कर दे यानी ऑटोमेशन वाला मामला है दूसरा पर वो आरएफक्यू बेस चलता है ठीक है यानी कितने तरीके हो गए कि एक तरीका ये है कि मैं सप्लायर कोटेशन बनाऊँ फिर सप्लायर कोटेशंस को कंपेयर करूँ मैनुअली एक रिपोर्ट के थ्रू और उनको फिर पीओस बनाऊँ मैनुअली दूसरा तरीका ये है कि मुझे पता है कि ये आइटम मैं कौन से सप्लायर से कितने का खरीदता हूँ तो मैं बराह रास्त को पीओ रिपीट कर दूँ और इसी रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में तेजी से पीओ को ड्राइव कर और तीसरा तरीका जो है कंपैरिजन ऑटोमेटेड कंपैरिजन का यानी ये जो पहले मैं सप्लायर कोटेशंस बना रहा था उसमें मैनुअल कंपैरिजन रिपोर्ट के थ्रू होगा लेकिन ये जो आरएफक्यू बेस्ड जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटेड है उसमें फंक्शन ऑटोमेटेड है यानी कंपैरिजन का फंक्शन ऑटोमेटेड है इस वाले केस में जहाँ मैं पहले सब इस यानी हम आरएफक्यू बनाएंगे और आरएफक्यू बेस्ड सप्लायर कोटेशंस ही बनाएंगे इस केस में भी लेकिन होगा क्या कि वो आ चुके आरएफक्यू बेस्ड एक फंक्शन है जो कि पहले ये डॉक्यूमेंट बनाने के बाद ये सप्लायर कोटेशंस बनाने के बाद के 2-3 जो भी सप्लायर्स हैं उनसे सप्लायर कोटेशंस आएंगे और फिर उनको हम आरएफक्यू बेस्ड कंपैरिजन एनालिसिस वाला जो काम है वो ऑटोमेशन के साथ चलाएंगे तो ये यानी ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ये तो सिंपल है कि यानी इसमें तो कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है कि यानी आपने कौन से आइटम को लेके परचेज ऑर्डर बनाना है तो आप हकीकत में पुश जब करते हैं तो यहाँ सप्लायर पूछता है अगर डिफ़ॉल्ट सेट किए हुए हों तो वो डिफ़ॉल्ट सप्लायर यहाँ जिस तरह नहीं मैं आपको बता रहा था वो आइटम के ऊपर अगर आपने डिफ़ॉल्ट सेट किया हो तो यहाँ पॉपुलेट हो जाते हैं लेकिन चूंकि नीचे 3 आइटम है तो आमतौर पर इसको ब्लैंक करके आपसे पुश करें तो ये आपको पीओ के फॉर्म पे लगे खड़ा कर दें तो ये आप परचेज ऑर्डर पर आ गया आप परचेज ऑर्डर पर आप पीओ चूज़ करें सॉरी सप्लायर चूज़ करें और ये तीनों आइटम यहाँ लिस्ट आउट हुए हैं इन तीनों में से आप जो भी आइटम इस सप्लायर को देना चाहते हैं वो देते हैं बाकी को निकालते हैं और क्वांटिटी भी आप चूँकि अभी हम मोड में तो क्वांटिटी और रेट आपके पास आइडेंटिकल है और ये परचेजिंग रेट है ये क्योंकि परचेज ऑर्डर का डॉक्यूमेंट है ना तो परचेजिंग रेट की बात हो रही है सेलिंग रेट नहीं है ये तो आप यहाँ से मैं उसको 3 पीस देना चाहता हूँ जो ये लास्ट परचेज रेट सिस्टम खुद उठा के लेकर आता है यानी इसमें जो थोड़ा मैकेनिज्म है वो मैं मेरे ख्याल से पहले हम आरएफक्यू चलाते हैं फिर मैं मैकेनिज्म की बात करूँगा कि थोड़ी एडवांस फंक्शनलिटी है थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपको तो इस तरह से ना यानी आप प्रायर रास्त पीओ पे ले जा सकते हैं क्वांटिटीज़ के साथ भी काम कर सकते हैं तो एक तो फंक्शन ये है दूसरा फंक्शन जो है ऑटोमेशन वाला वो चलाते हैं आपको उसकी यानी
डेप्थ का अंदाज़ा हो। तो देखें ये RFQ है, ये मेरा RFQ का डॉक्यूमेंट है। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी और अपने यहाँ आइटम का टेबल ऑटोमेटिकली यानी लिस्ट आउट हो जाता है। आपने सिर्फ यहाँ पे सप्लायर जो है पॉपुलेट करने होते हैं कि आप RFQs किन सप्लायर्स को देंगे। ठीक है, सप्लायर मास्टर से आते हैं पुल के, और अगर आप यहाँ गौर करें तो सिस्टम खुद यहाँ से सप्लायर भी बटन दबाने से डिफ़ॉल्ट सप्लायर यहाँ पुश कर सकता है। और अदरवाइज आप इस टेबल में यहाँ ऐड रोज करके इस तरह से सप्लायर जो है लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए देखें जब आप ये सप्लायर को लिस्ट आउट करते हैं ना, यहाँ इस तरह ये पुल, ये मास्टर रिकॉर्ड यहाँ पे पुल होता है। तो ये हकीकत में ना सारे यानी गूगल की तरह काम करता है। ये सारे सप्लायर्स नहीं, आप टाइप करेंगे, जैसे मैं कुछ अच्छे टाइप करूँ तो जैसे एच से लिखना शुरू करूँ तो वो सिस्टम फिर वो रिकॉर्ड्स लेकर आता है। अब सप्लायर हो सकता है 1000 हो, लेकिन वो 1000 यहाँ लिस्ट में लिस्ट पूरी 1000 की नज़र नहीं आती, यहाँ से फिर 10-15 रिकॉर्ड ही नज़र आते हैं। तो आपको यहाँ बकायदा टाइप करना पड़ता है। अब देखें, अब और हकीकत में ये जो सर्च क्राइटेरिया है ये बहुत डायनेमिक है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ सप्लायर पे खड़े हैं, ये चीज़ सप्लायर से ज़्यादा ना यानी आपको समझाने की हद तक आप आइटम पे देखें तो आपको समझ में आएगा। देखिए, अब आइटम जब मैं पुल करता हूँ बिल्कुल सेम तरीके से आइटम भी पुल हो जाता है। तो अगर आप और करें तो ये आइटम का कोड है और शायद ये आइटम का नाम है और ये आइटम का ग्रुप है। तो इन तमाम चीज़ों को लिखकर आप आइटम को सर्च कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ बीम लिख, आप आइटम ऑटोमेटिकली उस आइटम ग्रुप को ले गया, सिस्टम ने सारी क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन की है और सिर्फ बीम दिखना शुरू हुआ है। अब ये जो है ये मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ 50 रिकॉर्ड्स लिस्ट आउट करता हूँ ताकि आपको स्क्रॉल करने में उस आइटम को ढूंढने में आसानी हो। लेकिन अगर आपको मिलते जुलता कोई नंबर याद है, जैसे मिसाल के आपको सिर्फ ये याद है कि वो उसके शुरू में 1001 आता है, तो सिर्फ 1001 वाले सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यानी जो इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे आपको आइटम के आइडेंटिफिकेशन के लिए आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन, आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आइटम का ग्रुप और आइटम की कोई और फर्दर डिस्क्रिप्शन, कोई कुछ और चीज़ भी चाहिए ना आपको, तो वो हम यहाँ पे तेज़ी से ला सकते हैं, यानी ला सकते हैं ताकि आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे आइटम को, ये जो आपको काम करना है। क्योंकि ये मास्टर रिकॉर्ड है और ये असल में रिस्ट्रिक्टेड होता है। अगर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो सारा गार्बेज हो जाएगा। ये सप्लायर और ये जितनी भी मास्टर रिकॉर्ड हैं, डुप्लीकेट बनाने से रिकॉर्डिंग सारी ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, अब ये मैंने 3 सप्लायर उठाए और इन 3 सप्लायर के जो कॉन्टैक्ट पॉइंट जो इन मास्टर रिकॉर्ड्स में बने, उनका ये नाम और ईमेल एड्रेस यहाँ ऑटो आ जाता है। लेकिन चूंकि इन सप्लायर्स के वो बने हुए नहीं है रिकॉर्ड्स, यानी अगर मैं यहाँ जाके दिखाऊँ आपको तो आपको समझ में आएगी कि इस सप्लायर में पर्टिकुलरली हर सप्लायर का एक के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं और मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं। वो चीज़ें जो है इसमें मास्टर में इटसेल्फ बनती हैं। ये आपको कहा है मास्टर रिकॉर्ड के तौर पर पहले ये चीज़ इस्टेब्लिश करनी। सप्लायर तो मैंने बना दिया है, आपने अपलोड कर दिया, लेकिन सप्लायर की एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ मल्टीपल एड्रेसेस, उसका हेड ऑफिस का एड्रेस, उसकी फैक्ट्री का एड्रेस, उसके वेयर हाउस का एड्रेस और हर एड्रेस पे बैठा हुआ अलग बंदा, वो आपको यहाँ बनाना है और उनमें से किसी एक को प्राइमरी या डिफॉल्ट क्लिक करना है। तो सिस्टम फिर क्या होता है कि वो तेज़ी से ये चीज़ें यहाँ RFQ में फिर खुद से उठ के आती हैं। आपने ईमेल अगर थ्रो करनी है तो ईमेल भी थ्रो की जा सकती है इन लोगों को, लेकिन अभी चूँकि ईमेल अकाउंट एक्टिव नहीं है तो ईमेल का ये चेक लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ईमेल अकाउंट तो जब आप लाइव जाएंगे तो हम आगे देंगे आपको अकाउंट, तो फिर वो आपको ईमेल सर्वर से ईमेल जाएगी। तो ये देखें, ये आइटम का टेबल है, ये मेरे सप्लायर के RFQ का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। तो इसको सेव करें, कोई ड्राफ्ट पे रिकॉर्ड कर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, एक मटेरियल रिक्वेस्ट में अगर आपकी दो ग्रुप्स ऑफ, दो टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं तो कोई
नहीं है, बस आप यहाँ पे उनको लिस्ट आउट करें कि वो आइटम्स भी यहाँ लिस्ट आउट हो जाएं और उनके रिस्पेक्टिवली सप्लायर भी लिस्ट आउट हो जाएं। लेकिन होगा ये कि आप अगर ईमेल थ्रो करेंगे ना, तो वो वाले इररेलेवेंट सप्लाई पे चले जाएंगे। तो अगर आपने ईमेल, हाँ, ईमेल के पर्सपेक्टिव में ये बात सही है आपकी कि आपको फिर अलग अलग आइटम ग्रुप और कैटेगरी वाइज आरएफक्यू बनाने पड़ेंगे और उनके सप्लायर ये उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आप ईमेल जब थ्रो करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आइटम इस सप्लायर का है ही नहीं, तो आप उसको ईमेल भेज के उसका और अपना टाइम ज़ाया करेंगे। तो इसीलिए फिर आपको स्टील के अलग आरएफक्यूज़ बनाने पड़ेंगे और दूसरे ग्रुप के अलग बनाने पड़ेंगे, इतना ही चलेगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप मतलब इर्रेलेवेंट चीज़ें भेजेंगे ना सप्लायर को, वो कोट ही नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि उसका आइटम ही नहीं है। तो खैर आप इस तरह से यूँ सप्लायर को गेट कर लें। अच्छा देखें, अब इसमें ना मैंने अभी एक मटेरियल रिक्वेस्ट को फेच किया है एक आरएफक्यू में। लेकिन अगर मेरे पास और मैं अगर बराह रास्त अभी सिस्टम में ना बुनियादी तौर पे देखें, आप रिपोर्ट पुश भी कर सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं। अभी अगर आपने मैं दोबारा से दिखाता हूँ वो, अगर हम पाएंगे, ये मेरा मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट था, यानी जो मैंने यहाँ बनाया। अभी वो आरएफक्यू अभी वैसे भी क्या कहते हैं ड्राफ्ट मोड में है। तो चूंकि मैंने इसको पुश करके बनाया, तो देखें इसका कनेक्शन इस तरह से ना बन जाता है। पुश करने का मतलब है कि मैं यहाँ मटेरियल्स पे खड़ा हुआ था और मैंने यहाँ से यूँ पुश करके बनाया, ये पुश, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ये नंबर याद है और मैंने इसको यूँ उस पर क्लिक करने से क्लिपबोर्ड में ये नंबर कॉपी हो जाता है, सही है। और मैं बराह रास्त अगर आरएफक्यू के पेज पे चला जाऊँ, यानी मैं यहाँ से आरएफक्यू ट्रिगर करूँ, तो आरएफक्यू रहती है। जो रिकॉर्ड अभी हम बना रहे हैं वो देखें यहाँ ड्राफ्ट पे पहले से ही खड़ा है, लेकिन मैं यहाँ से एक नया रिकॉर्ड भी ट्रिगर कर सकता हूँ। और जब मैं नया रिकॉर्ड ट्रिगर करता हूँ, तो मैं यहाँ से अपनी मर्जी के मटेरियल रिक्वेस्ट को पुल कर सकता हूँ। सही, मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट मेरा खड़ा है, मैं उसे पुल कर सकता हूँ। पहले मैं आपको बता रहा था कि पुश कैसे करेंगे। अब ये आप पुल कर रहे हैं, क्या आप अगले डॉक्यूमेंट पे गए आरएफक्यू पे, पिछला रिकॉर्ड जो क्या मटेरियल रिक्वेस्ट का है वो आप पुल कर रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट नेम जो है ये चीज़ है, आईडी जो है ना इसका नंबर, जो भी मैं कॉपी करके लाया हूँ। तो आप यहाँ से पेस्ट करें तो ये रिकॉर्ड ही एक ही, तो जाहिर सी बात है आपको अगर यहाँ बहुत सारे 500 रिकॉर्ड होते तो आप ये फिल्टर लगाने से यही रिकॉर्ड हो जाता। और आप ये डेट के हिसाब से और ये स्टेटस के हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको और फिल्टरिंग क्राइटेरिया चाहिए तो आप अगर गौर करें तो ये वही जो एडवांस फिल्टर वाले के जो सेम फिल्टरिंग जो लिस्ट के ऊपर मौजूद नहीं है, वही सेम चीज़ देखें यहाँ पे भी, कि आप डेट को लेकर या पर्टिकुलर आइटम को लेकर कि कौन से आइटम का आरएफक्यू रिक्वेस्ट आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे मटेरियल रिक्वेस्ट हैं, लेकिन कौन सी डेट को लेकर और कौन से पर्टिकुलर आइटम को लेकर आप मटेरियल का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, वो चूज़ करें तो वो यहाँ लिस्ट आउट हो जाएंगे। अभी तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया से आपको समझाने के लिए आपको बताया, और इसको दोबारा उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूज कौन सा आरएफक्यू में नहीं जी हाँ, जी हाँ। देखें असल में हुआ ये कि मैंने एक पीओ बनाया था, सॉरी सेल ऑर्डर बनाया था, मैं कस्टमर ऑर्डर बनाया था। और वो कस्टमर ऑर्डर को कस्टमर ऑर्डर के अगेंस्ट में मैंने यानी मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट, इसकी मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, मैंने मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट बनाया। आपको आपको याद है यानी जब हमने ये सभी रिकॉर्ड बनाए थे, मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट सेल ऑर्डर से पुश करके बनाया है। यहाँ पे सेल ऑर्डर देखें, इसमें कनेक्टेड है, ये नज़र आ रहा है आपको। ये जो कनेक्शन है ना, हकीकत में ये यहाँ लाइन के अंदर वो रेफरेंस के तौर पर एक नंबर उसने सेव किया, ये मोर इन्फो में, ये देखें सेल ऑर्डर, ये रहा, आपको नज़र आ रहा है सेल ऑर्डर का नंबर। ये आप ढूंढ भी सकते हैं इस चीज़ को ना, यानी देखें मैं यहाँ मटीरियल पे जाऊँ और सेम एडवांस फिल्टर में ये इस वाली फील्ड में रेफरेंस में
क्या नाम था, सॉरी मेरा नाम तो दिखे नहीं फील्ड का, एक मिनट, फील्ड का नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ अंदर था लाइन के अंदर या मोर इन्फो के अंदर सेल ऑर्डर एरिया था। तो आप यहाँ पे इसको फिल्टर लगाएंगे यार, कौन सी मटेरियल रिक्वेस्ट है जो आप ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर, तो अगर सेल ऑर्डर का नंबर, सेल ऑर्डर मटेरियल रिक्वेस्ट के आइटम टेबल के अंदर, ये इसकी बात हो रही है, सेल ऑर्डर नंबर की बात हो रही है, सेल ऑर्डर के आइटम की बात नहीं, इसकी इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की बात है। और सेल ऑर्डर के नंबर आप यहाँ देखें वो इक्वल से ना, वो मास्टर रिकॉर्ड खुद से पुल कराता है। आप न्यू अप्लाई करें तो इन दोनों रिकॉर्ड्स में ये वाला सेल ऑर्डर लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं, तभी ये दोनों सामने खड़े हैं के बावजूद। इस तरह आप फिल्टर लगाने से आप ढूंढ सकते हैं यानी। और ये हमने आरएफक्यू नहीं बनाया, हमने मटेरियल रिक्वेस्ट का डॉक्यूमेंट बनाया। मटेरियल रिक्वेस्ट के डॉक्यूमेंट पे लाइन लेवल पे, आइटम की लाइन लेवल पे, यानी आपका सेल ऑर्डर का जो कस्टमर ऑर्डर का रेफरेंस इस लाइन के अंदर मौजूद है, जो कि आप इस तरह से फिल्टरिंग कर सकते हैं उसकी, जो जिस तरह मैंने अभी की। तो चलें खैर आरएफक्यू पे चलते हैं। यानी यहाँ से अंदर भी जाके देख सकते हैं, आपके सेल ऑर्डर यूँ अटैच होगा, आरएफक्यू भी यहाँ अटैच है। आरएफक्यू भी हम कंपोज कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट पर खड़ा है, ठीक है। तो ये आइटम्स मेरे ये लिस्ट आउट हुए हैं, वही क्वांटिटी जो मैंने पीछे कम कर दी थी, वही क्वांटिटी मेरी आरएफक्यू तक आई है। मैंने 3 लोगों को कहा कि यार ये भाई 3 लोग बुक करना चाहता हूँ सप्लायर के तौर पे, और मैंने ऐसे सबमिट कर दिया। तो ये सबमिट यानी सबमिटेबल रिकॉर्ड है, वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सबमिटेबल रिकॉर्ड है। ये सबमिट होने के बाद लॉक हो जाता है, इसमें फिर आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आप समझ रहे हैं, यानी सबमिट एक तरह का अप्रूवल का बटन है। तो इस आरएफक्यू के अगेंस्ट में आप सप्लायर कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। आपको सप्लायर कोटेशन के बटन से सिर्फ वही 3 सप्लायर जो आपने नॉमिनेट किए हैं वही टैग देता है कि किस सप्लायर की कोटेशन आप बनाएंगे। अभी हमारे पास यहाँ ईआरपी में पूरा सप्लायर का पोर्टल मौजूद है, यानी ये जो लोग हैं और इनमें मौजूद है जो इसका इस सप्लायर का कॉन्टैक्ट का पर्सन, अगर आप इसको चाहते हैं और ये एग्री है तो इसको हम एक गेस्ट यूज़र के तौर पे एक्सेस दे सकते हैं, जहाँ ये जो आरएफक्यू आपने पुश किया है ये बंदा लॉगिन करके ये जो सप्लायर कोटेशन आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे आमतौर पे भेजता है, उसके जवाब में, यानी आप इसे कहें तो राज़ी हो, तो जो कि आमतौर पर नहीं होते लोग, क्योंकि आपको पता है लोगों में इतना टाइम नहीं है कि वो किसी ईआरपी में जाके यहाँ कोटेशन दें। तो लेकिन अगर कोई राज़ी हो, जैसे उसके पास टाइम हो, तो ये बनता है इस ईआरपी में गेस्ट यूज़र के तौर पर, जहाँ से तो अपने ही रिकॉर्ड नज़र आएंगे और अपने ही आरएफक्यू, अपने ही लेजर, अपनी पेमेंट्स, अपनी इनवॉइसें नज़र आएंगी। तो ये गेस्ट यूज़र के तौर पर लॉग इन करके आप कोटेशन भेज सकते हैं, वहाँ से थ्रो करेगा कोटेशन, यहाँ ड्राफ्ट पे गिरेगी, जिसे आप चेक करके सबमिट कर देंगे। तो ये जो काम आप मैनुअल करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उसने आपको कोटेशन व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भेजी है, तो ये काम सॉफ्टवेयर पे आपका सब खुद से परफॉर्म कर सकता है फायर पोर्टल पे। तो देख लें, यानी अगर पॉसिबिलिटी हुई तो बताइएगा, ठीक है। अब आप उससे सबको कोटेशन भेज दिए, कोटेशन का आपने नंबर लिखा और इन 3 में से 3 आइटम्स में से क्या कहते हैं रेट की फील्ड में ले आऊँ, रेट और ब्रांड और क्या कहते हैं, और ये ग्रिड जो है असल में आपको वन टाइम सेट करनी पड़ती है, तो ये ठीक से चलती है, यानी कि जस्ट सेटअप है। जैसे एक बार मैंने कर दिया ना, ये तो मुझे बार बार नहीं करना, हर यूज़र को सिर्फ एक बार कर रहे हैं। हम स्टैंडर्ड भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये यूज़र आमतौर पर बहुत डायनेमिक है ना सिस्टम, तो यूज़र टू यूज़र वेरी करता है, ठीक है। तो देखें आप इसके अंदर भी देखें, हकीकत में ना करेंसी और प्राइस लिस्ट का एलिमेंट मौजूद है, कहाँ पर, सप्लायर कोटेशन में, जो कि कहाँ पे हम बना रहे हैं, हम आरएफक्यू बेस्ड सप्लायर कोटेशन बना रहे हैं। तो हर आइटम के ऊपर क्वांटिटी, उसका रेट जो है इस प्राइस लिस्ट के अंदर जो लास्ट मेमोराइज रेट है सिस्टम वो लिख कर आया, लेकिन जाहिर सी बात है आप अभी कंपोज कर रहे हैं, हो सकता है उसने 13 की जगह आपको 14 कर दिया हो, तो आप 14 लिखें इसको, और जो भी रेट आपने डाले और सेव करें। ये तो रेट्स हैं, ठीक है। इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो आइटम के साथ, और कोई टेक्सचुअल के साथ इन्फॉर्मेशन लिखनी हो, कोई पैकिंग की डिटेल लिखनी हो, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट लगाना नहीं लगाना, वो टेक्स्ट का अलग टेबल है यहाँ नीचे ना, यहाँ इस टेम्पलेट से चलता है, यानी ये चीज़ फिल करेंगे तो ये लाइन गिरेगी, और अगर रिमूव करना होगा तो ये रिमूव कर दें और ये लाइन रिमूव कर दें और टेक्स्ट हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक सप्लायर कोटेशन है मैंने बनाई है BSLOS ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ये जैसे मैंने सबमिट की, सबमिट करने के बाद ये कनेक्शन वगैरह का सेक्शन आता है, तो ये पीछे रिक्वेस्ट से भी कनेक्टेड है और RFQ से भी कनेक्टेड है। आप यहीं से यूँ क्लिक करें तो आप RFQ पे आ जाएंगे। RFQ भी मेरा सबमिटेड रिकॉर्ड है, और अगर उसके अंदर में जाऊँ तो इस RFQ को लेके मेरे जो 3 सप्लायर टैग किए मैंने, उनमें से बना ली है। ये कोटेशन खुद से बन सकती है ड्राफ्ट मोड पर, अगर सप्लायर पोर्टल पे सप्लायर ये काम आपके बिहाफ पे करें। उसको जैसे ईमेल चली जाएगी और वो उस ईमेल पे क्लिक करने से अपने पोर्टल तक आएगा, लॉगिन करेगा, यूजर नेम पासवर्ड हम बना के उसको देंगे। आसान है, यानी इतना मुश्किल नहीं है, और वो फिर अपने पेज पे चला जाएगा और वहाँ उसे RFQs पेंडिंग नजर आएंगे, तो उनके अगेंस्ट में ये सप्लायर कोटेशन वो तेजी से फिल कर सकता है। या आप दूसरी कोटेशन बना लें दूसरे सप्लायर। जी हाँ, जी हाँ, वो यहाँ एडिशनल नोट्स में लिखेगा कि आइटम ये था, ये नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा आइटम है वो यहाँ लिख के भेजेगा आपको। ठीक है, जैसे अभी एक है उसमें उसको 2 कर दिया, बाकी काम सेम ही, एक एक आइटम भी चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि आपको आसानी हो। ये दूसरी सप्लायर कोटेशन में बना रहा हूँ आपके RFQ पेस्ट। ठीक है, वही मैंने रेट डाले हैं, क्या कहते हैं, और जैसे रेट चेंज किया है मैंने, और टैग वगैरह सब लगा हुआ है, और यहीं से कनेक्शन में जाए, RFQ में जाए, RFQ यहाँ से खुल, तो आप इन 3 में से 2 कोटेशन आप बना चुके हैं, तीसरी कोटेशन भी बना लें। ज़रूरी नहीं है कि हर सप्लायर जो है वो आपको हर आइटम कोड करे। मिनट से ये मान लें कि या इस सप्लायर ने सिर्फ एक आइटम कोड किया आपको, तो 3 आइटम है टोटल, तो 2 लोग तो 3-3 दफ़ा कर चुके हैं, तो टोटल 6 लाइनें हो गई। अब मान लें कि सिर्फ ये वाला जो सप्लायर है वो कह रहा है यार मेरे पास तो ये दोनों आइटम नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये आइटम है, वो भी मैं आपको चलें 10 रुपये का। ठीक है, तो अब इससे एक आइटम कोड किया है, कुल हमारे 3 आइटम थे और 3 सप्लायर थे, उन लोगों ने 3-3 दफ़ा, यानी तीनों आइटम कोड की 6 लाइनें हो जाएंगी, और एक सप्लायर ने सिर्फ 1 लाइन कोड की है, यानी 7 लाइन। तो अब अगर मैं RFQ को यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई सवाल है यहाँ पे आप लोगों का? सुनता या या कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई सवाल, तो सप्लाई चेन का अच्छा देखिए, इस पे ना कुछ चीज़ें सप्लाई चेन को लेकर ना ERP क्या ऑफर करता है वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अभी PR और परचेज ऑर्डर और MR की वही मटेरियल रिक्वेस्ट वाला यानी परचेजिंग में प्रोसेस चला रहे हैं। देखिए सिस्टम ना आपको इस पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या चीज़ें ऑफर करता है जो कि आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि आप अपना ही प्रोसेस करंट प्रोसेस का सिस्टम ERP पे लेकर आते हैं, लेकिन ERP तो बहुत सारी अपनी चीज़ें भी ऑफर करता है ना आपको, तो ERP के पास तो और भी बहुत कुछ देने के लिए आपके पास आपको, यानी तो वो देखें वो क्या है। तो आप अगर आइटम मास्टर में ध्यान दें तो यहाँ परचेजिंग को लेकर ना कुछ हैं चीज़ें जो कि शायद आपके काम की है। मिसाल के तौर पर पहले तो ये समझ लें कि ये जो डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ये रिपोर्टिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ये चीज़ सिर्फ रिपोर्ट्स में डिफ़ॉल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट के तौर पे रिपोर्ट के लिए डिफाइन की जाती है, लेकिन ये आपको रोकती नहीं है कि रिकॉर्डिंग के फेज़ के ऊपर, यानी ERP के ना 2 फेज़ हैं आसान अल्फाज में।
एक रिकॉर्डिंग का फेज़ है और एक रिपोर्टिंग का फेज़ है। ये जो भी मैं जितने रिकॉर्ड बना रहा था, ये यूज़र एक्सेस कंट्रोल एनवायरनमेंट में रिकॉर्डिंग का फेज़ कहलाता है, जहाँ आप फॉर्म्स के पे काम करते हैं और यूनिफाइड डेटा भी होता है आपके पास, लाइक कस्टमर और वेयर हाउस, जो कि कंपनी के लेवल पे यूनिफाइड होता है, और ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि सबमिटेबल होते हैं। जैसे अभी मैंने सबमिटेबल बहुत सारे फॉर्म्स बनाए, आरएफक्यू और सप्लायर कोटेशन और तो लेकिन रिकॉर्डिंग का फेज जैसे ही कंप्लीट होता है, रिपोर्ट सिस्टम खुद बना लेता है। लेकिन रिपोर्टिंग की डायनेमिक्स ना आपके मास्टर रिकॉर्ड्स के ऊपर खड़े हैं, जो आपको समझने की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट रिपोर्टिंग का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन रिकॉर्डिंग का परचेजिंग का फेज के ऊपर आपका एक अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। आमतौर पर ये आइटम आप ज़रूरी नहीं है कि आप मीटर में रिपोर्ट करते हो, लेकिन परचेज भी मीटर ही में करते हो सकता है आप किलो में, बॉक्स में या किसी और यूनिट ऑफ मेजरमेंट परचेज करते हैं। तो आप अगर यहाँ पे ये वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखो तो हमेशा मटेरियल रिक्वेस्ट पे, पीओ पे और परचेजिंग के तमाम डॉक्यूमेंट्स पे ये वाला यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कराएगा। लेकिन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम को इन्वेंट्री के केस में और ख़ासतौर पे कन्वर्जन फैक्टर और यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कन्वर्जन के केस में एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए होता है कि इन दोनों यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या है। तो आपको सिर्फ वो डिफाइन करना है कि भाई कि ये एक मीटर है, और अगर मैं मान लें परचेजिंग जो है वो किसी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे करता हूँ, तो उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कितने मीटर्स हैं, इस तरह से टेबल में डिफाइन करेंगे आप। तो होगा क्या है कि आपको बार बार ना फिल नहीं करना पड़ेगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीओ के ऊपर। फिर स्टॉक लेवल्स आपको पता है वेयर हाउस में मेंटेन करते हैं आमतौर पर, तो स्टोर कीपर्स करते हैं काम। स्टोर कीपर्स करते हैं काम आमतौर पर, लेकिन फिर भी ये चीज़ें ना इस तरह से काम कर सकती हैं कि ये चीज़ें ना ऑटोमेटेड हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे अगर एक स्टॉक लेवल डिफाइन करते हैं, सिस्टम खुद से ना मटेरियल रिक्वेस्ट ड्राइव कर देगा, और ये चीज़ आइटम के साथ वेयर हाउस लेवल पे काम करती है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपका स्टॉक लेवल की इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा, तो आपने मिनिमम ऑर्डर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, मिनिमम ऑर्डर लेवल जो है आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस जगह पे ऑटो रीऑर्डरिंग में। इस लाइन पे आप डिफाइन करते हैं कि यार कौन से वेयर हाउस में कितने कौन से लेवल पे जैसे ही स्टॉक लेवल आए तो इतने पीस के लिए मेरी मटेरियल रिक्वेस्ट ऑटो जनरेट कर दो। तो ये एक लाइन डिफाइन करने से सिस्टम खुद इस वेयर हाउस में इस लेवल पे इस आइटम की क्वांटिटी जैसी पहुंचेगी, तो सिस्टम इतने पीस की मटेरियल रिक्वेस्ट जो ऑटो जनरेट कर देगा। ठीक है, इसकी भी टाइप्स हैं। आमतौर पर आपके केस में परचेज ही, तो ये सप्लाई चेन की इस तरह की, और ये सेफ्टी स्टॉक है। ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर खड़ा है, तो उसके नीचे एक और सेफ्टी स्टॉक का लेवल खड़ा होता है स्टोर में, कि नॉट ओनली कि मेरा 6 मीटर पे जाके ये आइटम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे रिप्लेनिशमेंट के प्रोसेस पे ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाए, बल्कि उससे नीचे एक और लेवल है कि ये किसी भी सूरत में 4 से नीचे ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ताकि मैं कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाऊँ, और कभी भी मुझे इमरजेंसी सिचुएशन को मीट करने के लिए ये वाला मटेरियल में कभी भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो। यानी मैं हमेशा 4 पीस मेरे पास सिस्टम में पड़े रहें, और जैसे ही ये 6 हो तो मैं तेज़ी से रिप्लेनिशमेंट ला के प्रोसेस करके लीड टाइम को जहन में रखकर, कि मुझे पता है कि यार मुझे 3-4 दिन लगते हैं ये रिप्लेनिशमेंट करने में, तो लीड टाइम को जहन में रखकर आपने ये का प्रोसेस करना है। और इस जगह ये रीड ओनली फील्ड है, यहाँ ऑटोमेटिकली लास्ट परचेज ऑर्डर का रेट इस आइटम का ऑटो अपडेट हो जाता है। यानी आप जब यहाँ की ये चीज़ें डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आपके जहन में एक चीज़ होती है कि यार ये मैंने खरीदा कितने का लास्ट है, तो ये चीज़ ऑटो अपडेट हो जाती है। जैसे आप पीओ बनाएंगे, जो मोस्ट रिसेंट पीओ होगा, वो जो उस पर जिस आइटम को लेके जो भी रेट होगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो ये परचेजिंग की सप्लाई चेन की टर्म्स हैं। इसमें कुछ और भी एलिमेंट से मतलब आगे चलेंगे ना, तो देखें ईआरपी की डायनेमिक्स के साथ यूज़ करेंगे, तो ईआरपी के बाद बहुत कुछ है यानी ऑफर करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, रिवाइज करते हैं क्या काम। तो ठीक है, देखिए हमने मटेरियल रिक्वेस्ट का एक डॉक्यूमेंट बनाया, और वो डॉक्यूमेंट हकीकत में एक मेरे कस्टमर ऑर्डर से मैंने पुश किया था। यानी मैंने पहले कस्टमर ऑर्डर बनाया, और उस कस्टमर ऑर्डर में से मैंने मटेरियल रिक्वेस्ट बना लिया, जिससे फिर मैं आरएफक्यू पे ले गया।
और RFQ से मैंने 3 सप्लायर के कोटेशंस बनाए। ठीक है, इस तरह से ये मेरा पूरा साइकिल एक ही डॉक्यूमेंट पे मेरे खड़े हुए मुझे नज़र आ रहा है कि जो एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से आपस में लिंक अप हैं। जब मैं सेल ऑर्डर बना रहा था तो सेल ऑर्डर कस्टमर ऑर्डर एक तरह का ऑर्डर कंफर्मेशन होती है उस परचेज ऑर्डर की जो कि आपको आपने क्या सप्लायर ने भेजा है, कस्टमर ने भेजा है सर। तो इस लेवल पे, इस लाइन लेवल पे मेरे पास यहाँ कंपनी लेवल पे और वेयर हाउस लेवल पे अवेलेबल स्टॉक दोनों चीज़ें नज़र आती हैं। दो अलग फील्ड हैं, क्वांटिटी टू वेयर हाउस और क्वांटिटी टू कंपनी। यानी इस पर्टिकुलर वेयर हाउस में ये आइटम कितना पड़ा है, और इसी तरह एक और फील्ड वो जो कि हाइट हुई है अंदर मैंने छुपा दी उसे, कि मैं यूनिट मेजरमेंट को बाहर ले आया असल में। तो कंपनी लेवल पे तमाम वेयर हाउसेस में अवेलेबल स्टॉक कितना है, और इसकी भी कनेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो सारे एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स जो आपको नज़र आएंगे। यहाँ मैंने यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स बनाए, इसलिए ये चीज़ चल रही है। आप अगर ये चीज़ जंप करके बना लेंगे तो ये लिंक टूट जाएगा और ये स्टेटस भी ड्राइव नहीं होगा। रिकॉर्ड्स हैं, उनके स्टेटसेस हैं, ये स्टेटसेस ये अगले से पिछले डॉक्यूमेंट को जोड़ने से ये चलते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आज तक का सेशन बहुत 55 मिनट हो चुके हैं। कि अगर मैं आगे चले जाऊँगा तो आप फर्दर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप स्लो से चलें क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे। अभी आपका कुछ सवाल है? जी, जी। खैर ये थोड़ी देर आपके सही करने वाले हैं, प्रिंट डिस्टर्ब हुआ है। कंपैरिजन हम कल चलाएँगे और ऑटोमेटेड कंपैरिजन चलाएँगे। अभी हमने सिर्फ ये सारी हम कोटेशंस वगैरह बना ली हैं, तो मैनुअल उसकी कंपैरिजन की रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, और फिर हमने ऑटोमेटेड कंपैरिजन करते हुए कैसे पीओ तक ड्राइव सिस्टम में लेके जाएगा माउस के थ्रू, तो वो हम जो है कल यानी कल करेंगे। किसी ने सवाल पूछना है या अभी जहन में बात है तो बताएं। ये रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। मैनुअल भी मैंने अभी सुबह भेज दिए थे, तो आप देखिएगा मैनुअल से। किसी ने सवाल पूछना है बताइए। आपका सवाल है? जी, जी, बताएं। देखिए ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ना, नहीं ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यानी डिस्क्रिप्शन को भी सिर्फ नरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में तो हमने आइटम को ठीक से क्वांटिफाई करना है ना। तो अगर एक स्टैटिक स्टैंडर्ड मीटर और पीसेस का आपस में कॉम्बिनेशन स्टैटिक है कि हर बार यही होता है कि 6 मीटर में जो है 3 पीस ही निकलते हैं, तो ये तो अगर ये केस है तो हम एक दफ़ा सिस्टम को बता देंगे, तो सिस्टम खुद ही ऑटो कन्वर्ट कर लेगा कि आप मीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर लिखेंगे तो उसको पता होगा कि इस क्वांटिटी मीटर्स में कितने पीसेस बनते हैं। लेकिन और वो दोनों अलग अलग फील्ड्स में डेटा खड़ा हुआ है जिसको प्रिंट भी किया जा सकता है कि जैसे 2 मीटर में 6 पीस हैं, तो 2 मीटर मैं अलग से प्रिंट कर सकता हूँ, 6 पीसेस भी उसी के साथ एक और फील्ड में खड़े हैं, फिर एक ही डॉक्यूमेंट पे हम उसे अलग से प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैटिक कन्वर्जन फैक्टर नहीं है कि आपको नहीं पता कि हर बार मीटर में कितने पीस निकलेंगे, तो फिर आपको मैनुअल खुद से ड्राइव करना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखनी पड़ेगी ताकि सप्लायर को पता हो कि 2 मीटर में उसने 3 पीस आपको प्रोड्यूस करना है। और ये चीज़ आप नरेशन में लिखेंगे कि 2 मीटर आपका डिफ़ॉल्ट मान लीजिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे 3 मीटर, यानी पीसेस कितने इसमें पीसेस चाहिए आपको। तो इस तरह से ट्राई करनी पड़ेगी। कल वो मैं आपको चलाएँगे, आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको कल ये थोड़ा-सा केस चला के दिखाऊँगा।
तो रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ, कल आप सेम टाइम पे दोबारा से हम मिलेंगे, ठीक है जी?